हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म रिकवरी के बारे में। कुछ फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो अगर आप एंड तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑटिज़म में रिकवरी किस तरह से पॉसिबल है। सबसे पहले हम जब ऑटिज़म को क्योर करने की बात करते हैं, हम उसे एक डिज़ीज़ समझ लेते हैं। हम अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इवन कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम ये मेडिसिन दे रहे हैं, इससे बच्चे में फ़र्क आएगा, या होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक। इन चीज़ों में पढ़कर हम अक्सर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते हैं कि ये एक कंडीशन है। रियलिटी आपको कम लोग बताते हैं। डॉक्टर्स आपको बीमारी बताएंगे, कोई और आपको कहेगा कि इसको कुछ और प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ ऐसा हमारे मन में उस वक्त चल रहा होता है कि हम खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हमारे बच्चे को है क्या। आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेंगी कि ऑटिज़म एक्चुअली क्या है और किस तरह से हमें ट्रीट करना है, और क्या यह क्योरेबल है, क्या ये ठीक हो सकता है। या मैं कहूँ कि लोग, अगर पेरेंट्स जो मुझे कहते हैं कि ये ठीक हो सकता है, उन्हें ये लगता है जैसे ये कोई बीमारी है जो कि ठीक हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ऑटिज़म कोई डिजीज़ नहीं है। इसे क्योर करने की बजाय आप कोशिश कीजिए इसे ट्रीट करने की, उस हिसाब से बच्चों को सिखाने की कि बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को जितना हो सके हम कम कर सकें। क्योंकि जब आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो यकीन कीजिए वो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ के साथ इस दुनिया में आया है कि उसके लिए ज़िंदगी का हर एक दिन एक स्ट्रगल से कम नहीं है, और हमें उस मुश्किलों को समझने की ज़रूरत है। हम उन्हें घंटों डॉक्टर्स के पास लेकर जाकर वेट करते हैं, इवन इफ उसके लिए वेट करना बहुत मुश्किल होता है। हम इन चीज़ों को जानते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं, और हमें ये होता है कि हमें अपने बच्चे को ठीक करना है। लेकिन हमें यह भूल जाते हैं कि जो पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस का और उसे समझने का, उसको हम स्किप कर जाते हैं, जबकि वो सबसे ज़रूरी और पहला स्टेप होता है। जिस तरह एक पौधा ज़मीन के बिना, अपनी जड़ के बिना से नहीं ग्रो कर सकता, उसी तरह ऑटिज़म में अगर बच्चे को फैमिली का सपोर्ट या फिर एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है तो बच्चे कभी सीख नहीं पाते हैं। और कोई भी, यकीन कीजिए, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो ऑटिज़म को 100% ठीक कर सकती है। अगर एक बच्चे का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड है, यह कहा जाता है कि ऑटिज़म में बच्चों का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड है, यानी कि टोटली उनकी जो सोशल बिहेवियर हैं, उनकी जो थिंकिंग्स हैं वो हमसे अलग होती हैं, लेकिन दे आर ह्यूमन बीइंग। उनके इमोशंस हम जैसे ही हैं, वो हमारी बातों को, हमारे गुस्से को या हमारे प्यार को समझते हैं। उनका एक्सप्रेस करने का तरीका बेशक अलग हो सकता है, लेकिन उनकी ज़रूरतें हम जैसे ही हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करना जानते। इस वजह से हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को समझें, उनकी ज़रूरतों को समझें और उन्हें उस हिसाब से ट्रीट करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को समझते हैं कि ऑटिज़म को 100% नहीं, तो ये चीज़ एक मानकर चलिए कि अगर हमने बच्चे को जल्दी, एक अर्ली डिटेक्शन बच्चे का हो गया है, आपको पता चल चुका है कि बच्चे को ऑटिज़म है, स्टिल आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो आप अपना और बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उस टाइम पर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि बच्चे के साथ घर पर काम कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा सोशली डिस्कनेक्ट है। इस वजह से आपको उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। उसके आई कॉन्टैक्ट, कोई एक चीज़ लीजिए। मैंने देखा है कि पेरेंट्स अक्सर जो मुझे वीडियो सेंड करते हैं वो दूर से बात कर रहे हैं, बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन बच्चा उन्हें सुन नहीं रहा। हमें बच्चों के लिसनिंग स्किल्स पर, उनके आई कांटेक्ट, उनके जॉइंट अटेंशन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बेसिक स्किल्स होते हैं जो आपको आपके बच्चे के साथ कनेक्ट करते हैं। बच्चों में सोशल इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम पहले इस चीज़ को पकड़ें कि हम बच्चों के सोशल बिहेवियर्स को इम्प्रूव कर पाए। क्योंकि बच्चों में आगे चलकर इन चीज़ों के चलते ही बिहेवियर्स आने शुरू हो जाते हैं। बच्चे सीख नहीं पाते हैं। इमिटेशन सिखाना बच्चों को कि हमें देखकर बच्चा सीखे, क्योंकि बच्चे नॉर्मली आपको देखते नहीं हैं। जब आप ये चीज़ें करते, चाहे उसके लिए आप टॉयज़ को यूज़ कीजिए, चाहे उसके लिए आप सेंसरी चीज़ों को यूज़ कीजिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे को अट्रैक्ट करें, जो हेल्प करें उन्हें आपके साथ कनेक्ट करने में, बहुत ज़रूरी है। इसे ही हम अर्ली इंटरवेंशन का नाम देते हैं। अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब है कि बच्चे के साथ में वो टाइम स्पेंड करना जिसमें आप बच्चे के साथ में काम कर रही हैं और उसे कुछ ना कुछ सिखा रही हैं, और बिना उसे परेशान किए, बिना अपनी हक जताए, बिना उसे कोई ऑर्डर दिए या कोई डिमांड दिए, हम उसे उसकी ही लिमिट्स को समझकर उसके साथ काम कर रही हैं। क्योंकि उसकी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना भी हमारा साथ में फ़र्ज़ है। यहाँ मैं ये कहूँगी कि बच्चों को चॉइसेस देना शुरू से ही स्टार्ट कीजिए।
विजुअली दीजिए कि आपको चिप्स लेने हैं या चॉकलेट लेना है, क्योंकि यही चीज़ें बच्चों को आगे हेल्प करती हैं उनकी नीड्स को एक्सप्रेस करने में। वो समझते हैं कि मुझे समझा जा रहा है कि आपको इनमें से क्या चाहिए या पहनने में आपको क्या चाहिए, ये कलर की ड्रेस चाहिए, ये कलर की। ये चीज़ें जो है जब आप बच्चे को चॉइस देते हैं, विजुअली दे रहे हैं या बोलकर दे रहे हैं, स्पेशली स्टार्टिंग में आप विजुअली दीजिए, पिक्चर्स के साथ दीजिए या चीज़ें ही रख दीजिए उसके सामने, कोई टॉय है आपको कौन सा लेना है। इससे बच्चों आपके करीब आते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी मम्मा मुझे समझती है। ये चीज़ें जब आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आप उन्हें और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और बच्चों के साथ में कंफर्टेबल हो पाएंगे और बच्चे भी आपके साथ में काम करना पसंद करेंगे। अब मैं बात करूं अगर बिहेवियर्स की, तो बच्चों में बिहेवियर्स इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चे अपनी नीड्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बेसिक नीड्स के कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होने की वजह से, क्योंकि बच्चों को स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं। ऐसे में बच्चों को AAC कम्युनिकेशन मेथड्स को सिखाया जाता है। उसके या तो ऑगमेंटेटिव जिसे हम कहते हैं कि साइन लैंग्वेज के थ्रू, या फिर पिक्चर्स के थ्रू सिखाना, या फिर बच्चों को वर्बली बोलकर सिखाना। आपके बच्चे की जो एबिलिटी है उस हिसाब से सिखाइए। ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा वर्बल है तभी वो कम्युनिकेशन सीख पाएगा। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तब भी हम बच्चे को साइन लैंग्वेज या फिर पेक्स के थ्रू कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं और यकीन कीजिए बच्चे इन सब चीज़ों को सीखते भी हैं। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, धीरे धीरे इन चीज़ों पर काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चों का आपके साथ कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। बच्चों को समझ आ जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। डिफरेंट सिचुएशन में उन्हें कोप करना सिखाइए। इसके साथ ही बच्चों को ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं उन पर काम करना ज़रूरी है। अगर हम कहते हैं बच्चे को सीधी लाइन पर चलना, स्टार्टिंग के ये सब पॉइंट्स हैं जो आप अगर बच्चे के साथ करते हैं तो आप शुरू में ही उनमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सीधी लाइन पर चलना है बच्चे को, तो वो चीज़ जो है सिखानी कि बच्चा दौड़ना बंद कर देता है। इसके साथ उसे प्रेशर देना, अगर हाइपर है तो हम उसे प्रेस करेंगे अपनी बॉडी के साथ लगाकर उसे एक हक देना। ये सब चीज़ें और वो चीज़ें करना जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल है। अगर आपका बच्चा हक में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसे हक नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करेंगे किसी भी एक्टिविटी या किसी चीज़ के लिए, क्योंकि उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। अगर आपका बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ पाता है तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो एकदम से बिल्कुल हमारी तरह लिखना शुरू कर देगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनका ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड है। डिफरेंटली वायर्ड का मतलब है कि ईश्वर ने उन्हें हमसे कुछ अलग बनाया है, तो हम उस अलग को, उस डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम या तो सोसाइटी को वाइट या फिर ब्लैक देखते हैं, यानी कि बच्चा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, या फिर नहीं है तो ठीक है नहीं है, हम उसे उस हालात पर छोड़ नहीं देंगे। यहीं पर हम गलती करते हैं। अगर हम बच्चे को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा स्ट्रगल वहाँ ख़त्म नहीं हो गया। हमें उससे जितना हो सके इम्प्रूव करने की कोशिश तो करते रहना चाहिए, ताकि हम उसकी डिफ़िकल्ट, और कुछ नहीं तो हम उसकी डिफ़िकल्टीज़ को तो कम कर ही रहे हैं। क्योंकि बीइंग ए पेरेंट हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और बच्चे को वो ज़रूरी वक्त दें जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपकी एक्सेप्टेंस और बच्चे के साथ में काम करना। इसके अलावा अगर बच्चे को फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ हैं, बच्चे को क्ले दे सकते हैं, क्लॉथ पिन दीजिए, बच्चे को टूथपिक से एक्टिविटीज़ करवाइए, आइसक्रीम स्टिक्स दीजिए। खेल खेल में ही बच्चों को सैंड का टेक्सचर देना, स्लाइम का टेक्सचर देना, ये सब चीज़ें बच्चे इंजॉय करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑटिज़म में बच्चे के साथ काम कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं बच्चों के साथ कनेक्ट होने में। प्ले थेरेपी के थ्रू बच्चे को कराना, काम करवाना, उन्हें सिखाना कि टॉयज़ के साथ किस तरह से खेलना है एप्रोप्रिएट वेज में। इसके साथ ही कई बार प्रॉब्लम ये भी रहती है कि बच्चे दूसरों के साथ खेलना नहीं जान पाते हैं, कि अकेले में तो वो खेल रही हैं, पैरेलल प्ले खेल रही हैं, या मैं यूँ कहूँ कि उसके सामने बैठे खेल रहे हैं, लेकिन उनके साथ में नहीं खेलते हैं। ऐसे में बच्चों को घर पर ही हम टर्न टेकिंग के थ्रू खेलना सिखा सकते हैं कि पहले आपकी टर्न है। मान लीजिए सिर्फ आपने सिंपल कंटेनर लिया है, उसमें आपने एक ब्लॉक गिराया है, अब आपकी टर्न, हम बोलेंगे योर टर्न, और वो ब्लॉक गिराएगा। वो समझ जाएगा कि ये टर्न वाइज करना है मुझे, जब मेरी टर्न है तभी मुझे करना है। बच्चे सोशल रूल्स को समझना शुरू करते हैं। इन छोटी छोटी सिंपल गेम्स के साथ में आप बच्चों को वो सोशल रूल सिखा रहे हैं, वो सोशल गेम सिखा रहे हैं जो उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और जो नहीं हेल्प करता है उनके पीयर ग्रुप में कंफर्टेबल होने में। इसके साथ ही बच्चों में कुछ ऑटिज़म में ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो आगे चलकर चैलेंजिंग हो जाते हैं। उस चैलेंजिंग बिहेवियर्स को या मेल्टडाउन्स की इश्यूज़ को कम करने के लिए हमें ज़रूरत है बच्चों को समझने की। यकीन कीजिए डीप कॉज जो है वो यही है कि बच्चे आपको अपनी मुश्किलें नहीं बता पा रहे हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना और उन्हें
सिखाना कि किस तरह से उन्हें खुद को एक्सप्रेस करना है, उन्हें डिफरेंट इमोशंस के बारे में बताना और बताना देखो मम्मा हैप्पी है, फेसेस बना के बताइए उसे, ये देखो मम्मा एंग्री है, देखो मम्मा कैसा फील कर रही है, नीचे हैप्पी का फेस रखिए, सैड का फेस रखिए और एंग्री का, और उसे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप उसे बताइए, उसे आइडेंटिफाई करने को बताइए कि देखो मम्मा क्या फील कर रही है। बच्चा आपको देखकर आपके फेशियल एक्सप्रेशन को समझ पाए कि मुझे इस तरह से करना है। बच्चों को फेशियल एक्सप्रेशन को इमिटेट करने में भी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों को आप चाहे पिक्चर्स के थ्रू सिखाइए या फिर बच्चों को साइन लैंग्वेज के थ्रू सिखाइए कि मम्मा इज़ हैप्पी या मम्मा इज़ सैड, मम्मा इज़ एंग्री। ये एक साइंस रहते हैं। जब आप बच्चों को ये बेसिक इमोशन सिखा देते हैं तो बच्चे के लिए खुद को एक्सप्रेस करना इजी हो जाता है। इसके साथ ही मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे अपने हेल्थ इश्यूज़ नहीं बताते हैं। उसके लिए मेरी मैगज़ीन में भी मैंने वर्कशीट अभी की थी शेयर आपके साथ में कि बच्चों को हम पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हैं। बच्चा आपको पिक्चर्स के साथ भी कम्युनिकेट करना बताए, लेकिन उससे पहले आपको उसको सिखाना पड़ेगा कि अगर हमारे पेट में दर्द है तो हमें इस तरह से बताना है, और अगर सिर में दर्द है तो हमें हेड को टच करके बताना है, या मेरा हैंड में पेन है, या मुझे यहाँ चोट लगी है, आप उसे बता सकते हैं। क्योंकि यही चीज़ें देखो, बेबी गिर गया, बेबी को यहाँ चोट लगी है, ये चीज़ें जो है जब आप पॉइंट करके बताते हैं बच्चे को तो उसका हाथ भी आप पकड़ के वहाँ पर रखते हैं। मम्मा को चोट लगी देखो, उसका पॉइंट कर का हाथ को उसके जब आप पॉइंट कर रहे हैं तो बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है कि मुझे किस तरह से बताना है। यही चीज़ें आगे हेल्प करती है। लेकिन ये अगर आप ये चीज़ें बच्चों को शुरुआत में नहीं सिखाते हैं तो आगे चलकर ये लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एंड का स्टेप मैं बताऊंगी कि किस तरह से बच्चे की रिकवरी पॉसिबल है। वो इस तरह से पॉसिबल है कि जब आप इन सभी स्टेप के साथ बच्चों के साथ काम करते हैं। और दूसरी चीज़, बच्चों को खाने में एक चीज़ ऐसी दें कि क्योंकि गट से रिलेटेड रहती है, कई प्रॉब्लम्स बच्चों को काफ़ी होती हैं, पेट से लेकर समस्याएं होती हैं, बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। ऐसे में बच्चों को कुछ ऐसी मेडिसिन देना जिससे बच्चे को सर्दी खांसी हो गई है तो हम उसे रादर देन हम एंटीबायोटिक या फिर एलोपैथिक दवाई की जगह पर अगर बच्चे को होम्योपैथी या फिर कोई आयुर्वेदिक दवाई देते हैं जिससे कि बच्चे के कोल्ड की समस्या को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि ये जो डिजीज़ असली जो डिजीज़ हैं वो ये चीज़ें हैं कि पेट से संबंधित बच्चों को समस्याएं रहती हैं या फिर बच्चे को भी हेल्थ इश्यूज़ को भी ट्रीट करना ज़रूरी है। उसके लिए हम मेडिकल का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑटिज़म को ठीक करने की तो मेडिकल उसमें मेडिकल का कोई रोल नहीं है। मेडिकल में अगर बच्चों को आप सेडेशन देकर बच्चों को ऐसी दवाई दे रहे हैं जिससे आपका बच्चा आराम से बैठा रहे तो यकीन कीजिए आप बच्चों का वो इम्पॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बच्चों को उस टाइम पर बिठाकर जब आपका बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है और वो एकदम से बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पता नहीं चल रहा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। बच्चों को अवेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है हम उनसे उस माहौल के साथ में जोड़ें जो माहौल उसे चाहिए सीखने के लिए। एक्सेप्टेंस जो है जैसा भी है हमें ये है कि एक्सेप्ट कर लें, चाहे 100% नहीं 90% ही सही, 90 नहीं तो 80% ही सही। हमें अपने बच्चे को इम्प्रूव करना है और हमें उसकी मुश्किलों को कम करना है। क्योंकि पहले आपका एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। सोसाइटी से तो उम्मीद हम बाद में करेंगे। पहले तो कई पेरेंट्स ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि मुझे कोई ये ना कहे कि आपका बच्चा इस तरह से दौड़ रहा था या आपका बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा था। ऑटिज़म को समझना बहुत ज़रूरी है उसे ट्रीट करने के लिए। ये कोशिश के साथ में हमें बच्चों के साथ में जितनी जल्दी हो काम करने की ज़रूरत है और इसी सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ में, एक्सेप्टेंस के साथ में अगर हम काम करते जाते हैं तो यकीनन आपके मन में जब एक्सेप्टेंस है तो आपके बच्चे आपके हिसाब से 100% क्योर हैं, ठीक हैं और बिल्कुल सही हैं। क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत मुश्किलें या उनके थोड़े बहुत डिफरेंस उन्हें हमसे बिल्कुल अलग नहीं करते हैं। वो एक ह्यूमन बीइंग है और हमें उन्हें एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना है, उनकी लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है उन्हें अंडरस्टैंड करने की। और कि बहुत से लोग इन चीज़ों से मिसगाइड भी कर रहे हैं आपको कि ऑटिज़म इस दवाई से 100% ठीक हो जाएगा या इस चीज़ से आपका बच्चा एक दिन में, 2 दिन में या फिर 1 महीने में बोलने लगेगा। ये सब चीज़ें अपने एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा हाई मत कीजिए। एक्सपेक्टेशन रखिए लेकिन हमें बच्चे के लेवल के हिसाब से रखनी है। अगर बच्चे का फंक्शनिंग लेवल कम है तो हमें उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप, चाहे छोटे स्टेप्स के साथ ही चलिए, स्टेप्स को उस हिसाब से रखिए जो आपका बच्चा काम कर पाए। दूसरी चीज़, अगर आपका बच्चा माइल्ड भी है या फिर मॉडरेट भी है, सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। ये होता है कि कई बार सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए बच्चे को, कई बार बहुत कम और कई बार बिल्कुल कम। उसे हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो गया बच्चा।
ये मत समझिए कि माइल्ड केस है तो बच्चा आपका ठीक हो गया, बिल्कुल उसकी मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को नज़रअंदाज मत कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें नॉर्मल स्कूल में भेजने से पहले यह सोच लीजिए कि आपका बच्चा क्या नॉर्मल एटमॉस्फेयर में कंफर्टेबल है, वो स्कूल में ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करती हैं अपने बच्चों को ठीक करने। मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑटिज़म में रिकवरी 100% नहीं, लेकिन कुछ एक केसेस होते हैं जब बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्टार्टिंग में ही डिटेक्शन की और इंटेंसिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका बच्चा 100% नहीं तो 90% मानकर चलिए और कोशिशें लगातार करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ऑटिज़म को सही से अंडरस्टैंड करने में और सही रास्ता चुनने में।